हेलो एवरीवन। अभी तक हमने वायर स्ट्रेटलॉक एप्लीकेशंस देखे दो, एक तो स्ट्रेट वायर वाला और एक हमने कर्व्ड वायर वाला लूप करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, उसके हमने मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट किए। अब हम इससे भी कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले सामने लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ये कोई हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, और हमें ये करंट कैरिंग है, वायर है ये, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहले तो ये देखिए क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, दिस, ठीक है, चार अलग अलग पार्ट अगर हम इनको कंसिडर कर लें तो इनके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। हमें ये देखना कि चारों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ ए बी आर्म, ये वाली, और इसकी वजह से यह मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं बाकी का रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, साइड इसका ए है, होता है 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही होता था ना हमारे पास। तो देखिए हमें चाहिए आई, करंट है इसमें आई है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, इस कंडक्टर से पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। हम अच्छे से पता है हमें टोटल ये है, तो ये सेंटर पे है तो ए बाई 2। एक इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से लेंगे और एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहां से होगा, इस एज से, ठीक है। अब देखिए कि ये स्क्वायर है ना, मींस हमारे पास ये ए है, सॉरी ये वाली a बाई 2 है, तो ये वाली b बाई 2, तो ये वाली b बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 45 आएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर a बाई 2, तो बेस भी क्या है a बाई 2, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। 1 का होता है 10 में 45 पे, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा फिर 45, ठीक है। कंडीशन याद है ना, फाई 1 और फाई 2 क्या थे, दोनों अपोजिट सेंस में थे। दूसरा जो ए होता है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखिए यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम ले लेते हैं बी ए बी मतलब ए बी आर्म की वजह से, ओके। ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ए की जगह क्या है ए बाई 2 है, साइन फाई, क्या ये अपोजिट सेंस में है, बिल्कुल। ये वाला ऊपर की तरफ तो ये वाला नीचे की तरफ है, ए के साथ। जो एंगल होगा वो किसके साथ बनेगा, ए के साथ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना उस परपेंडिकुलर के साथ बनेगा। ऐसा ही है इसमें 45 इसके साथ बना है, उधर उसकी साइड, दोनों अपोजिट सेंस में भी है, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये 2 ऊपर चला गया, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 2, ठीक है। चाहे इसको यहीं छोड़ दें या थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें कि रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2। देखिए रूट टू कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा गया 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये हमारे पास आया बी ए बी। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो कहां है, देखिए इनवर्ड। सबसे इजी रूल कौन सा था अपना, पाम रूल। तो पाम पे जो नॉर्मल है वो किधर गया, अंदर की तरफ गया, उस पे लगाएंगे ऊपर वाले पे तब भी अंदर की तरफ जाएगा, इस पे पाम रूल लगाएंगे तब भी डायरेक्शन अंदर, इस पे लगाएंगे तब भी अंदर। इसका मतलब है कि ये 4 के 4 आइडेंटिकल कंडक्टर है और एक ही डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यों ना इसको बी ए बी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए
इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर, तो चारों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट P ड्यू टू होल स्क्वायर लूप। तो क्या आएगा बताइए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2√2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई A। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में आएगा, इनवर्ड। क्रॉस क्या बताता है, इनवर्ड, और डॉट क्या बताता है, आउटवर्ड। ये तो सिंपल केस था, एक स्क्वायर लूप थी, करंट कैरिंग थी, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। हमने देखा कि एक आर्म की वजह से जो फील्ड निकाल रहे हैं, बाकी जो 3 आर्म और बच गई उनका फील्ड भी उतना ही आएगा और उसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्यों ना इसी को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा किसकी वजह से, पूरे स्क्वायर लूप की वजह से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये सिचुएशन दी हुई है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड A है और P पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये वाला हमारे पास एक सेंटर्ड पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी इसमें a/2 हो जाएगी, a/2। ठीक है, हम इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, या फिर पिछले केस की तरह हमारे पास ऐसा होगा कि हम एक आर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और बाकी जो तीनों होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, 2 और बची हुई, तो तीनों की वजह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक को ही 3 से डायरेक्ट। तो अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए एक तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये A है, B है, C, ये मैं इसको क्या कह देता हूँ, D कह देता हूँ। एक तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, PD फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा मुझे चाहिए इसमें φ1 और φ2। अगर ये मुझे मिल, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, या अगर ये मुझे मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये वाली साइड हमारे पास क्या है, A, और ये वाली क्या है, a/2 है। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमारे पास ABD क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD। देखिए फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास मैग्नेटिक, इसका ये वाला साइड क्या आ जाएगा, देखिए इसका हमें पता है, इसका हमें पता है, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब की बार हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो क्या ये वाला हमारे पास हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर। बनेगी पाइथागोरस थ्योरम। AD हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है AD। ओके, AB क्या है हमारे पास, AB A स्क्वायर माइनस BD क्या है, A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये a/2 है ना, A स्क्वायर बाई 4, और इधर वाला रूट इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 क्या होगा हमारे पास, 3, 4 इधर, 4 माइनस 1 तो क्या आएगा, 3A स्क्वायर बाई 4 अंडर द रूट। तो AD हमारे पास आ जाएगा √3A/2, है ना, 3 पे रूट लग जाएगा, A का
ए स्क्वायर का ए बचेगा और 4 का क्या बचेगा 2। ये मेरे पास एडी आ गया। ओके बट अब मुझे एडी थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए पीडी चाहिए मुझे। तो पीडी क्या होगा, देखिए हम जानते हैं ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो एपी बाई पीडी ये 2:1 में होती है, 2:1 में डिवाइड होती है। तो हम देखिए डिवाइड एडी इंटू 2:1, तो हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, 1 वाला चाहिए ना, 2 वाला हिस्सा ये होता है, 1 वाला ही, हमें तो ये वाला चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो PD है वो आ जाएगा हमारे पास 1/3। देखिए 1/1 + 2, ठीक है 2:1 में बांट रहे हैं ना, हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, 1 वाला, तो 1/1 + 2 1/3 इंटू AD टोटल। तो हमारे पास आ जाएगा √3/2A इंटू 1/3, 1/3 ये वाला, ठीक है, और √3A/2 ये है। तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, देखें तो देखिए अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं और √3 से डिवाइड कर दूं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज करनी है ताकि हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है ना आगे। तो देखिए √3 और √3 क्या आएगा 3, ये वाला √3 और ये वाला √3 क्या आएगा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a ऊपर बाई 2√3 AD, सॉरी AD नहीं PD, A बाई मेरे पास ये वाली डिस्टेंस देखिए PD मेरे पास क्या आ गया A/2√3, तो ये A/2√3। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ तक हमने क्या किया है, हमारा मकसद है हमारे जो फार्मूला होता है उसमें A परपेंडिकुलर निकालना, φ1 निकालना, φ2 निकालना, तभी हम स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाई ज्योमेट्री हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, ये A परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया A/2√3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें हमारा काम हो गया। अब देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग भी प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि मुझे φ1 और φ2 इजीली समझ में आए। देखिए ये वाली साइड है, ये ऐसे, ये है ना, और ये डिस्टेंस है, ओके। मुझे चाहिए φ1 और φ2, ये मान लो φ1 है और ये मान लो φ2। अच्छा ये वाला क्या है A/2 है, तो ये वाली भी क्या है A/2, ये क्या है A/2√3 है ना। तो देखिए एंगल ये है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है बेस, तो इसमें tan φ1, वैसे यहाँ φ1 φ2 दोनों इक्वल होंगे जो भी आएगा, क्लियर। तो tan φ1 क्या आएगा A/2 परपेंडिकुलर बाई बेस, ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब हमारे पास, एक बार मैं इसको इसकी टर्म में लिख दूं, BD बाई, देखिए ये हमारे पास D है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, तो BD बाई PD, A/2 डिवाइड बाई आएगा A/2√3, तो 2√3 चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई A से A कैंसिल, 2 से 2, tan φ1 आ गया √3। समझ में आई बात, tan φ1 क्या आ गया √3, और ये tan φ1, तो इसमें φ1 क्या होगा, किस एंगल पे ऐसी √3 वैल्यू आती है, तो जो φ1 आएगा वो आएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 60 डिग्री √3, इसका मतलब ये वाला 60 डिग्री, तो ये वाला भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, क्लियर बात। तो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए
φ1 और φ2 60 डिग्री, और ये वाला भी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा फॉर्मूला हम जानते कि ये वाला a/2 है, ये वाला a/2√3, तो इसके साथ भी तो ये a/2 है, तो ये भी 60 और ये भी 60। ठीक, अब याद करो अपना फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है b = μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। कंडीशन हमें याद है क्या होनी चाहिए कि a परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, I करंट है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ BC, मैं BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ ना, BC आर्म की वजह से, BC कंडक्टर की वजह से। तो μ0I/4πa, अच्छा a क्या है, a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, a हमारे पास है a/2√3, क्या है a/2√3, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, एंगल दोनों ही परपेंडिकुलर के साथ बने और दोनों ही अपोजिट सेंस में, ये इधर वाली साइड वो उधर वाली साइड। ठीक है, ओके। 2√3 को ऊपर ले जाते हैं, 2√3 μ0I/4πa, और साइन 60 क्या होता है भाई हमारे पास √3/2, साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2। ठीक है, तो ये आ गया 2√3 μ0I/4πa इंटू 2√3/2। ठीक है, डबल हो गया ना √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया देखिए, √3 मल्टीप्लाई होगी √3 के साथ क्या बनेगा 3, तो ये टोटल हो जाएगा 6 ऊपर, 6 μ0I/4πa, ये 2 है, √3 क्या होता है 3 होता है, ये आ गया BC। अब देखिए जरा डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, पाम रूल लगाएंगे। अब ऐसे ही सेम अगर मैं इस पॉइंट पे देखिए यहां से ये डिस्टेंस निकालना चाहूंगा ना, ये वाली, तो ये सेम a/2√3 आएगी, और ये जो एंगल्स बनेंगे ये भी 60 डिग्री बनेंगे। ऐसे इस सिचुएशन में तो 3 के 3 हमारे पास एक जैसे केस आएंगे। देखिए इसका फील्ड अंदर, इसका भी अंदर, और उस वाले का भी अंदर वाली साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फील्ड होगा उस एक को ही 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले को, तो ये आ जाएगा हमारे पास B = 3 × BC। ठीक है, तो B हमारे पास आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 μ0I/4πa, और किधर आएगा भाई ये, अगर वेक्टर लगा दूं तो इनवर्ड ही आएगा। तीनों आर्म जो थी उन तीनों की वजह से जो फील्ड हमने चेक किया वो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है बोर्ड में, इनवर्ड परपेंडिकुलर, तो तीनों ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो एक को निकाला मैंने और 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एज शोन। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें जो ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है डार्क जो है, ये इसमें कंडक्टर है, ये वाला क्या है कंडक्टर है इसमें। ठीक है, जिसमें कि I करंट फ्लो कर रहा है यहां से ऐसे, ये और ये, बाकी सब ये डिस्टेंसेस दे रखी हैं, एंगल्स हैं, और करंट कंडक्टर सिर्फ ये वाला है इसके अंदर। इस जो भी अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है, इस अरेंजमेंट की वजह से P पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, क्योंकि P इस अरेंजमेंट के सराउंडिंग में। हमें ये निकालना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए
हम इसके ना 3 सेगमेंट बना लेते हैं। एक सेगमेंट ये, दूसरा वाला, एक तो यहां से यहां तक, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो जो P पॉइंट है वो कंडक्टर A के लाइन पे लाई कर रहा है, और जो P पॉइंट है वो कंडक्टर 3 के भी लाइन पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो इनकी वजह से, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे 0, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा 0। P lies in the line of conductor 1 and 3। जो पोर्शन हमने मार्क किए हैं 1 और 3, उस कंडक्टर्स के लाइन पे ही लाई कर रहा है P पॉइंट। हैंस मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 at P due to segment 1 and 3, due to segment 1 and, जो सेगमेंट हमारा ये 1 है, इस सेगमेंट और 3 सेगमेंट की वजह से। अच्छा, ये आगे यहाँ कहाँ तक है? वैसे तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन कहीं तक हो या ना हो, लाइन में लाई कर रहा है तो फील्ड क्या होगा 0। अगर इन्फिनिटी तक नहीं होता, ये फाइनाइट होता, तब भी क्या होना था, वो 0 होना था। ठीक है, अब बच गया हमारे पास ये वाला। देखिए, फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तो A परपेंडिकुलर है ना, फॉर्मूले में हमारा क्या होता है, यही तो होता है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A परपेंडिकुलर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मैंने A परपेंडिकुलर नहीं लगाया अभी तक, मैंने अब लगा दिया, डजेंट मैटर, आप समझ गए होंगे कि A परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, तो A परपेंडिकुलर देखिए भाई, इस कंडक्टर, मुझे अब सिर्फ 2 की बात करनी है, 3 और 1 का फैसला हो चुका है। 2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यही तो है। क्या ये A ही उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? हाँ, A ही क्या उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद फाई 1 और फाई 2, देखिए दोनों एंगल अपोजिट सेंस में होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि जो ये वाला कंडक्टर का ये एज है, ये इसके साथ इस सेंस में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये वाला भी इस सेंस में बना रहा है 60 डिग्री, मतलब ये दोनों सेम सेंस में। तो इनमें से कोई एक नेगेटिव ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने फाई 2 को ले लिया 60 डिग्री, तो फाई 1 हो जाएगा -30 डिग्री, या इसको 330 भी लिख सकते हैं। अगर प्लस में लिखना हो तो इसको 330 लिखेंगे हम। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है ये आपको पीछे क्लासेस में, जहां हमने स्ट्रेट वायर करवाया था, वहां पे बताया था ये। ठीक है, तो A परपेंडिकुलर आ गया, फाई 1 आ गया, फाई 2 आ गया, और करंट इसमें I है, तो देख लेते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। बस हमारा यही मेन प्रॉब्लम थी। एक ये देख लेना कि ये जो P पॉइंट है इसके लाइन पे ही लाई तो नहीं कर रहा है, हल कर रहा था तो क्या हो गया 0 हो गया था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A ही अपने आप में A परपेंडिकुलर यहाँ पे। उसके बाद है फाई 1 मीन्स साइन ऑफ -30 प्लस साइन 60, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है ना। म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और ये साइन ऑफ -30 हो जाता है माइनस साइन 30। ठीक है, और साइन 30 माइनस क्या होता है, माइनस तो बाहर है ही, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो मेरे पास हो गया फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 8 पाई A √3 - 1। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन किधर आएगी बताइए, पाम रूल लगाएंगे इजीली। देखिए यहां से लगाते हैं इसको, ये रहा ना पाम रूल, करंट ऊपर की तरफ है, फिंगर्स पॉइंट P की तरफ है, तो किधर आएगा बाहर की तरफ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा डॉट, मतलब आउटवर्ड। जो बोर्ड प्लेन है हमारा, या पेपर जो हमारा है जहां ये डायग्राम बना रखा हमने, उसके आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक
फील्ड आएगा। ठीक है, तो हमें बस ध्यान क्या रखना है कि परपेंडिकुलर क्या है इस सिचुएशन में, φ1 क्या है, φ2 क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। आपको सामने डायग्राम दिया हुआ है, देखिए हम इसमें भी क्या करेंगे, ये जो भी आपको दिख रहा है कंप्लीट एक वायर है इस तरह की शेप में, जो अंदर वाला आर्क है उसका रेडियस क्या है, r है, और जो बाहर वाला आर्क है उसका रेडियस कितना है, 2r है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, A B C D ऐसे मार्किंग हो गई। ठीक है, तो अलग अलग पोर्शन करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ए बी की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, फिर सी डी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, फिर ए सी आर्क की वजह से, और फिर बी डी आर्क की वजह से। ठीक है, तो आप देखिए ए बी एक स्ट्रेट वायर है ना, और ये जो पी पॉइंट है ये स्ट्रेट वायर के लाइन ऑफ एक्शन पे है। ऐसे ही सी डी के भी लाइन ऑफ एक्शन पे है, सी डी भी एक स्ट्रेट वायर है, तो ए बी और सी डी की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, as the point P lies on conductor line of conductor AB and CD, AB and CD. Okay, so magnetic field is 0. Hence, magnetic field at P due to these is 0. है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। बच गया कौन सा, आर्क AC और AB। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आर्क AC, AC आर्क की वजह से। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, और सेमी सर्कुलर रिंग का हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, B इज इक्वल टू, मैं इसका नाम दे देता हूं BAC, वो होता है म्यू नॉट I, करंट I है इसके अंदर। ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2R होता था पूरे रिंग का, म्यू नॉट I बाई 2R होता है पूरे रिंग का सेंटर पे, और हाफ हो जाएगा तो म्यू नॉट I बाई 4R। 4R क्या है, कैपिटल R। ये रहा देखो इसका रेडियस, AC एंड साथ साथ मैं इसमें लिख देता हूं BD। ठीक है, BD क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई, इसमें देखिए 4 तो ठीक है, इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा, कौन सा, सेमी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 4R, कंप्लीट रिंग का होता है 2R। तो पहले वाली रिंग में जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर, इसमें किसके बराबर, 2R के बराबर। ठीक, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना इनके, हमें तो यहाँ नेट फील्ड चाहिए, तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखो कौन सा भी रूल लगा ले जो आपको अच्छा लग रहा हो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए इसमें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे छोटे वाली लूप में तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसमें अंदर की तरफ होगा। पाम रूल लगा लीजिएगा आप। ठीक है, पाम रूल क्या कहता है, देखो करंट ऊपर की तरफ, किसी भी छोटे से स्मॉल कंडक्टर में कंसीडर करंट ऊपर तो फील्ड बाहर, इसमें करंट नीचे तो फील्ड अंदर। मैंने भी बताया छोटे वाले की वजह से कहाँ, बाहर की तरफ, मतलब इसमें आएगा डॉट, आउटवर्ड। ओके, इसमें क्या आएगा, क्रॉस। ऑब्वियस उल्टा हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। देखिए डायरेक्शन इसमें इधर करंट है, इसमें इधर, तो फील्ड भी अपोजिट मिलेगा, तो ये आ जाएगा इनवर्ड। ठीक है, तो नेट फील्ड एट पी क्या होगा, नेट फील्ड एट पी वो हमारे पास बी हो जाएगा, BAC माइनस BD करें। देखिए जो ज्यादा है ये वाला ना, ये ज्यादा है, ये वाला क्या है, कम है, तो ये आ जाएगा BAC वेक्टर माइनस BD। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये वैल्यूज रख दो। देखिए दोनों अपोजिट है तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन ही होगा, स्केलर की तरह ही। तो B क्या आ जाएगा हमारे पास,
म्यू नॉट आई बाई, देखिए म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन आ जाएगा, बी ए सी पहले है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/2। देखिए 4r यहाँ भी है, 4r यहाँ भी है, म्यू नॉट आई बचता सिर्फ 2 है यहाँ पे, -1/2, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 8r। कौन डिसाइड करेगा किधर है, ज्यादा वाला डिसाइड करेगा ना कि फील्ड किधर है, तो ज्यादा कौन था, ये वाला था ना ज्यादा, तो फील्ड क्या आएगा आउटवर्ड। डॉट का मतलब आप समझ जाया करो कि फील्ड या जो भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डॉट का मतलब है कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्या है आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कर्व वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए इस तरह का कुछ वायर हमें दिया हुआ है जिसमें ये स्ट्रेट है यहाँ तक, उसके बाद ये कर्व्ड है, ये R, इसका रेडियस भी क्या है R, और P पे हमें मैग्नेटिक, तो हम इसके ना 3 अलग अलग पोर्शन बना लें। एक सेगमेंट ये बना लें स्ट्रेट वाला, एक सेगमेंट ये कर्व वाला, और एक सेगमेंट ये स्ट्रेट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड B1 मतलब इसकी वजह से, देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, ये वाला एंड हमें पता है, ये वाला हमें नहीं पता, तो ये तो क्या हो गया सेमी इनफाइनाइट हो गया ना। याद हो तो सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट क्या आता था हमारे पास, मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं आपको। इस तरह वाले केस में देखिए ये उधर इन्फिनिटी तक था, तो हमारे पास म्यू नॉट, ये वाला डिस्टेंस a है, मान लो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, एक एंगल ये वाला क्या हो जाता था 90 और ये वाला क्या हो जाता था 0, तो साइन 90 प्लस साइन 0 है ना, जो इन्फिनिटी पे गया उसके लिए 90, और ये जो यहाँ पे हमारे पास है ये क्या हो गया 0। तो ऐसे सिचुएशन में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है, तो हमारे पास ये आ गया। अगर ये इनफाइनाइट होती, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये अगर ये फाइनाइट इनफाइनाइट होती तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसमें करंट I फ्लो कर रहा है सारी वायर में इस तरह से, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R, ये वाली डिस्टेंस भी तो R ही होगी ना 4 पाई R। अब जरा देखें कि इसकी डायरेक्शन किधर है, पाम रूल, वेरी इजी। ठीक है, इनवर्ड मतलब क्रॉस इनवर्ड। ओके, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास सेगमेंट 3, चल 2 ले लेते हैं पहले। सेगमेंट 2, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक सेमी सर्कुलर वायर है, और सेमी सर्कुलर वायर में हमारे पास रिजल्ट हमने अभी अभी देखा म्यू नॉट आई बाई 4R आता था, तो म्यू नॉट आई करेंट बाई 4R, स्मॉल r की जगह क्या है कैपिटल R। ठीक है, अब डायरेक्शन इसकी देखिए किधर जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ। ठीक है, आप वैसे पाम रूल लगा के देखें तो भी देख लीजिए अंदर की तरफ, यहाँ लगाइए कहीं लगाइए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्ड। ठीक है, इक्वेशन 2 बच गया कौन सा हमारे पास, थर्ड पोर्शन, इसका थर्ड सेगमेंट देख लीजिए B3। देखो सेम यही तो है एज इट इज, तो हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R, डायरेक्शन देखना है। ओके, डायरेक्शन देखिए, करंट नीचे आ रहा है, पाम रूल लगाइए, किधर जा रहा है अंदर, इसमें भी इनवर्ड हमारे पास, तो ये आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, इक्वेशन 3। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा तीनों का वेक्टर सम, तो मैंने वेक्टर लगा दिया, लेकिन तीनों की डायरेक्शन क्या है सेम है। जब तीनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास, तो ये तीनों सिंपली स्केलर एडिशन की तरह हो जाएगा ना, जब 0 डिग्री एंगल पे हैं तीनों के तीनों, तो सीधा एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा,
देखिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये तो डबल है हमारे पास, तो 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस ये वाला है म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, तो इसमें कॉमन आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर 1 प्लस इसमें तो 1 बचा ना, और म्यू नॉट आई बाई 4 आर ये बाहर आ गया, इसमें बचा 2 बाई पाई, तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। और जब सारे ही फील्ड इनवर्ड है तो ये भी क्या होगा, नेट फील्ड भी इनवर्ड। ये क्रॉस क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बना के तब सोल्व करेंगे, और तीनों और सभी का जो भी 2 3 और 4 और जितने सेगमेंट बनते हैं हमारे पास सभी का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद डायरेक्शन, और फिर देखेंगे उनकी डायरेक्शन क्या कहती है। अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में आए तो उनको सीधा ऐड कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। वही हमारे पास पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब की बार अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, देखिए ये वायर है कंप्लीट जिसमें एरो लगे हुए हैं, जो ये वाला आर्क है इसका रेडियस ए है, और ये वाली जो आर्क है इसका रेडियस कितना है, बी है। आपको पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको फिर से सेगमेंट्स में बांट लें, 1 2 3 एंड 4। ये जो 2 और जो 4 है स्ट्रेट सेगमेंट है, और इन स्ट्रेट सेगमेंट के ही लाइन पे लाई कर रहा है कौन, पी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सेगमेंट बोलिए या पोर्शन बोलिए, ड्यू टू सेगमेंट 2 एंड 4 इज 0 बिकॉज P lies on their line। समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि जो सेगमेंट 2 है और सेगमेंट 4 है उसी के लाइन पे लाई कर रहे हैं कौन, P पॉइंट जो है उसी के लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ 0 होगा, इसकी वजह से भी यहाँ फील्ड क्या होगा, 0। बच गया B1। ओके, देखिए फॉर्मूला हमारे पास जर्नल फॉर्मूला लगा हुआ है एक तरह से, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। याद करिए ये वाला फॉर्मूला होता था हमारे पास, किसी भी आर्क जो थीटा एंगल सबटेंड कर रही होती थी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होता था हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे थीटा ही है जर्नल, बट हम इसको थोड़ा रेडियस देखिए, रेडियस यहाँ पे क्या है, ए रेडियस है, चेंज करेंगे B1 आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू थीटा, आर की जगह ए आ जाएगा और थीटा अपनी जगह थीटा ही है। डायरेक्शन की बात करें तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, पाम रूल लगा के करंट ऐसे थंब की तरफ, पाम पे नॉर्मल बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, तो ये आएगा आउटवर्ड डॉट, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। ठीक है, B3 ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसका रेडियस कितना है देखिए, इस आर्क का B है, लेकिन एंगल इसने भी थीटा ही सबटेंड किया है। देखिए छोटी वाली आर्क ने भी थीटा ही एंगल सबटेंड किया और बड़ी वाली आर्क ने भी थीटा ही एंगल सबटेंड किया है। रेडियस में डिफरेंस है इसलिए उनकी आर्क लेंथ में डिफरेंस है, ये A है तो ये क्या है, B है, तो हमारे पास B और साथ में थीटा। लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा, देखो इसमें करंट ऐसे, पाम रूल लगाना चाहे तो देखो करंट इधर, तो पाम अंदर की तरफ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस इनवर्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन। ज्यादा कौन है और कम कौन है, देखिए थीटा थीटा दोनों में,
आई दोनों में म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट है, बच गया कौन, ए और बी। जिसका ये कम है वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ए कम है या बी, ए कम है ना, तो ये वाला ज्यादा हुआ, तो सिंपली B1 माइनस B2। ठीक है, हम जब इनको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले तो डायरेक्शन देखेंगे कि इनका एडिशन होना है कि सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे या बड़े की, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो तो फिर हम ये भी देख लेंगे कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और 90 डिग्री पे लगे होंगे उनके केस अलग आएंगे, 90 की तरह सोल्व हो जाएंगे दोनों वेक्टर एडिशन में। तो B1 माइनस B2, B1 क्या है हमारे पास, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई और म्यू नॉट आई इंटू थीटा। देखिए म्यू नॉट आई थीटा, म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई, ये सभी में कॉमन है, मतलब दोनों टर्म्स में। बचा क्या इसमें ऊपर, 1/a माइनस 1/b। नेट फील्ड किधर आएगा, जो B1 कहेगा। B1 क्या कहता है, B1 कहता है आउटवर्ड, तो यह आ जाएगा आउटवर्ड, डॉट लगाइए आउटवर्ड के लिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका ये वाला आ गया। ओके, तो ये जो आर्क हमारे पास अरेंजमेंट दिया हुआ था, इसमें हमने फिर वही तरीका लगाया अपना, अलग अलग सेगमेंट बनाओ, सबकी वजह से अलग अलग फील्ड निकाल लीजिए और फिर देख लीजिए नेट फील्ड उनके डायरेक्शंस किधर आई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये दो रिंग दी हुई है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट की डायरेक्शन दी हुई है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ये जो पी पॉइंट दिया हुआ है ना, क्या आपको लग रहा है कि ये हमारे पास, एक मिनट देखिए, ये वाली रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इसका एक्सियल लाइन पे है ये पी पॉइंट, और ये वाली जो रिंग है करंट कैरिंग, ये ऐसे रखी हुई है, इसके भी एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट। समझ गए, ये रिंग ऐसे, आप ऐसे इमेजिन करिए, इसको विजुअलाइज करिए, ये ऐसे है, इसी के एक्सियल लाइन पे ये पी पॉइंट है, और ये वाली ऐसे है इसके एक्सियल लाइन पे। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, एक्सियल लाइन वाला। ठीक है, तो देखिए एक्सियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। हमने जो रिजल्ट सॉल्व किया होगा यही होगा हमारा। ठीक है, अगर आप देखें इसमें ए क्या होता था भाई, याद करिए, ए क्या होता था, रेडियस होता था, और एक्स क्या होता था, एक्सियल लाइन पे डिस्टेंस होती थी। ठीक है, तो सेम चेंज कर लेंगे उनको हम यहाँ पे। ओके, अब जरा देखें, मैं इसको 1 कह देता हूँ तो इसकी वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैं 2 कह देता हूँ तो इसकी वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, बट देखिए I करंट, R रेडियस, R डिस्टेंस, मीन्स ये आइडेंटिकल केस हो गए ना, तो B1 इज इक्वल टू B2 होगा मैग्नीट्यूड में, ध्यान रखना किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो बताइए कोई एक निकाल लेते हैं, B1 क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए की जगह रेडियस है कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स की जगह देखिए ये डिस्टेंस, एक्सियल लाइन पे एक्स लेते थे, यहाँ R ले रखी है, R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर पावर 3/2, और यही हमारे पास क्या आएगा, B2 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, वो तो हमने उसका मैग्नीट्यूड पता कर लिया। ओके, अब क्या करें, क्या इन दोनों को सीधा ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं, पहले हम देखें मैग्नेटिक फील्ड किधर। देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर वाली साइड आएगा, सोचिए ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता था, नॉर्थ पोल बनता था, नॉर्थ पोल पे फील्ड बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड होता है, तो हमारे पास जो B1 आया वो इस डायरेक्शन में आया। अब देखिए इसमें ऐसे, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में इसमें अपवर्ड हो जाएगा बाहर की तरफ, ये वाला हो जाएगा B2,
इसका मतलब है कि ना तो ये 0 डिग्री पे है ना ये 180 पे है। अभी तक जो हम करते आ रहे थे कि डायरेक्ट ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो बी आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अंडर द रूट। याद आया, दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, उनको ऐड करते हैं। ठीक है, जो थर्ड टर्म होती है प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा 90 होने की वजह से थर्ड टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, तो B1 और B2 दोनों इक्वल हैं, तो मैं किसी एक में लिख लेता हूँ 2B1 स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, दोनों को ऐड कर दिया ना, दोनों इक्वल है। तो अब आ जाएगा हमारे पास रूट 2B1 है ना, ये हमारे पास क्या आ गया B आ गया। तो B हमारे पास आ गया रूट 2 और B1 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी है यहाँ पे। अगर इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर की कुछ वैल्यूज दी होंगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया इसका कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि दोनों कहाँ लगे हुए हैं 90 डिग्री पे है ये। ओके, अब जरा इसके डायरेक्शन की भी बात कर लें। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया है तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या आएगी। मान लेते हैं कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, कहीं इस डायरेक्शन में कहीं होगा, और ये एंगल बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो tan बीटा, अब देखिए ये वाला B2 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास B2 है ना, सामने पैरेलल। तो मेरे पास tan बीटा क्या आएगा, tan बीटा आ जाएगा B2/B1, मैग्नीट्यूड से मतलब हमें। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और दोनों ही ये तो क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आया तो बीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। और हमें पता भी है कि जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो 90 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आता है, बिल्कुल बीच में। और अगर वो दोनों 60 पे लग रहे हो तो एंगल 30 डिग्री पे आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट। अगर वो 80 पे लग रहे हो तो रिजल्टेंट 40 डिग्री पे आ जाए किसी एक के साथ। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दीज टू कंसेंट्रिक रिंग्स हैविंग देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए हमारे पास दो ये रिंग हैं, किस तरह से हैं ये रिंग। एक रिंग हमारे पास ऐसे है ये, ठीक है, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको नंबर 2। एक रिंग मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, और दूसरे वाली रिंग जैसे ये हमारे पास एक रिंग और दूसरे वाली रिंग इसमें ऐसे है। तो जो इसका प्लेन है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना, और कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, और उस सेंटर के ऊपर दोनों की वजह से नेट फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं इस सिचुएशन की कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या होगा सेंटर पे, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे फील्ड क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट I/2R। और मुझे लगता है B2 भी यही होगा, एग्री, क्योंकि करंट भी वही है और रेडियस भी वही है। ओके, अब बात आती है डायरेक्शन की। देखिए अगर ये रिंग ऐसे है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है नंबर 1 फर्स्ट रिंग में, तो देखिए ऐसे ऊपर की तरफ गया है ना, ये देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब फील्ड बाहर की तरफ। तो जो B1 होगा, मैं ब्लैक से ले रहा हूँ नंबर 1 को, ठीक है, तो जो B1 होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर हम लेते हैं B2 को। B2 हमारे पास क्या है, ये B1 थी ना, ये B2 है। अब जो B2 होगा उसमें देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारे पास, उसमें करंट ये देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है,
ये क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर की तरफ, ऐसे ना। तो जो सेकंड रिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में B2, मतलब पॉइंट P पे जो फील्ड है उस फील्ड के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि जो पहले वाला रिंग है उसकी वजह से उधर, दूसरे वाला होगा उसकी वजह से इधर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, वही जो B आएगा वो आएगा B1 प्लस B2 का वेक्टर सम, ठीक है। और ये दोनों तो 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पे है तो क्या आ जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या लिख लूँ इनको, 2B1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो हमारे पास B आ जाएगा √2B1, है ना, √2B1। रिजल्ट वही पिछले वाले की तरह आ रहा है, बस सिचुएशन अलग थी कि वहां दूर दूर रखे हुए थे, वो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, ये कंसेंट्रिक हैं, परपेंडिकुलर इनके प्लेन्स हैं, लेकिन कंसेंट्रिक होने की वजह से एक ही पॉइंट पे इनके जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वही फॉर्मूला हमारा काम कर गया, ठीक है। तो हमारे पास √2 और B1 क्या है, μ0I/2R। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। अब एंगल की बात करें तो सिंपली उसी की तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला इसका डायरेक्शन आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली, ठीक, बी नेट वही 45 डिग्री पे, इसके साथ 45 या ऊपर वाले के साथ 45, हमें डायरेक्शन बतानी किसी के भी रेफरेंस में बता दें, ठीक है। तो इस तरह से हम बायट-स्वेट लॉ का जो यूज़ करके हमने जो भी एप्लीकेशंस पढ़े थे, स्ट्रेट वायर हो, आर्क हो, ठीक है, उसके एक्सियल लाइन पे रिंग के या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो, उनको किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे वो हमने सीखा।